तो सवाल कुछ इस तरह से है। भारत में हाल ही में कपास उत्पादन में जो गिरावट देखने को मिली है, उसके पीछे क्या मल्टीफैक्टोरियल कॉजेज हैं और पिंक बोलवॉर्म के इन्फेस्टेशन ने इसमें कैसे प्रमुख भूमिका निभाई है। कॉटन भारत की सबसे महत्वपूर्ण फाइबर और कैश क्रॉप्स में से एक है। ये सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री की रॉ मटेरियल नहीं है, बल्कि 6 मिलियन किसानों की डायरेक्ट इनकम सोर्स है। और अगर कॉटन ट्रेड और प्रोसेसिंग को मिला लें, तो करीब 40 से 50 मिलियन लोगों की आजीविका इससे जुड़ी हुई है। पर पिछले कुछ सालों में कॉटन प्रोडक्शन में जो गिरावट आई है, वो एक रैंडम फ्लक्चुएशन नहीं है, बल्कि इसके पीछे कई डीप रूटेड और साइंटिफिकली एक्सप्लेनेबल फैक्टर्स हैं। 2024 के मार्केटिंग ईयर के लिए अनुमान है कि कॉटन प्रोडक्शन 294 लाख बेल्स के करीब रहेगा। ध्यान दें, ये 2008 के बाद का सबसे कम स्तर है। अगर हम पीक की बात करें तो 2013 में प्रोडक्शन 398 लाख बेल्स था, यानी वहां से यहां तक का फॉल, ऑलमोस्ट 100 लाख बेल्स की गिरावट, एक बड़ा एग्रीकल्चरल संकट है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। 2002 से 2013 तक इंडिया में बीटी कॉटन हाइब्रिड्स का बूम आया था। बीटी यानी बैसिलस थुरिंजेंसिस से डिराइव जीन्स वाले जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन्स, जिनकी वजह से न सिर्फ कॉटन प्रोडक्शन ऑलमोस्ट 3 गुना हो गया, बल्कि कॉटन एक्सपोर्ट्स में भी 139 गुना की ग्रोथ देखी गई थी। लेकिन जो सक्सेस बीटी कॉटन ने दिलाई थी, उसी टेक्नोलॉजी की लिमिटेशंस अब सामने आने लगी है। और सबसे बड़ी चिंता की वजह बना है पिंक बोलवॉर्म। ये एक इंसेक्ट पेस्ट है और इसकी लार्वी सीधा कॉटन के बोल में घुसकर अंदर के सीड्स और लिंट को खा जाती है। यानी जहां से कपास बनता है, वहीं पर हमला हो रहा है। इससे ना सिर्फ यील्ड कम होता है, बल्कि कॉटन की क्वालिटी भी खराब हो जाती है। अब बीटी कॉटन में जो 2 जीन्स होते हैं, क्राई एक AC और क्राई 2 अब, ये शुरू में कुछ प्रोटेक्शन देते थे, लेकिन धीरे धीरे पिंक बोलवॉर्म ने इन टॉक्सिन्स के खिलाफ रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया। और इसका बायोलॉजिकल रीजन भी है। पिंक बोलवॉर्म एक मोनोफैगस पेस्ट है, यानी ये सिर्फ कॉटन पर ही सर्वाइव करता है, जबकि बाकी बोलवॉर्म्स जैसे अमेरिकन बोलवॉर्म कई क्रॉप्स जैसे मैज, टोमेटो, चना, भिंडी पर भी पाए जाते हैं। इसलिए पिंक बोलवॉर्म कॉटन की डिपेंडेंसी में रहते हुए पूरी पॉपुलेशन को डैमेज कर देता है। इस पेस्ट का असर रीजनल लेवल पर अलग अलग फेजेस में सामने आया। 2014 में ये सेंट्रल इंडिया जैसे महाराष्ट्र, गुजरात में इकोनॉमिक थ्रेशहोल्ड पार कर गया। 2017 में साउथ इंडिया जैसे तेलंगाना, कर्नाटक में असर दिखा और 2021 में नॉर्थ इंडिया, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा भी इसकी चपेट में आ गया। इस एंटायर क्राइसिस का मतलब यही है कि बीटी कॉटन की जो प्रोटेक्शन थी, वो अब रिलायबल नहीं रही और इसी के साथ क्लाइमेट फैक्टर्स, इनपुट कॉस्ट, सीड क्वालिटी और इरिगेशन पैटर्न्स भी कॉटन यील्ड पर असर डाल रहे हैं। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी जियाक ने बायोसीड नामक कंपनी को परमिशन दी है, ताकि वो अपने नए GM कॉटन हाइब्रिड्स पर बायोसेफ्टी रिसर्च लेवल एक ट्रायल्स कर सके। ये ट्रायल्स MP, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के 6 आइसोलेटेड लोकेशंस पर किए जाएंगे। इनका मकसद ये देखना है कि नए एलियन जीन्स वाली हाइब्रिड्स कितनी सेफ और इफेक्टिव है। इसके लिए टॉक्सिन डेटा, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट और पॉलन फ्लो जैसी चीजों पर स्टडी की जाएगी। तो कुल मिलाकर कंक्लूजन ये है, इंडिया की कॉटन क्राइसिस सिर्फ एक पेस्ट की वजह से नहीं है, बल्कि ये एक सिस्टेमिक फेलियर है, जहां पेस्ट बायोलॉजी, जेनेटिक रेजिस्टेंस, एग्रोनॉमिक स्ट्रेस और पुअर रेगुलेटरी फॉलोअप सब एक साथ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसलिए फ्यूचर स्ट्रैटेजीज में सिर्फ बीटी रिप्लेसमेंट नहीं, बल्कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, फार्मर ट्रेनिंग, क्रॉप रोटेशन और बायोटेक इनोवेशन सबकी जरूरत होगी।